औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम दायरा कानून के साथ आपका होस्ट सेठ इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट हाज़िर खिदमत है। आज का हमारा टॉपिक है कि कोई शख्स जब जायदाद गैर मनकूला ख़रीदता है या मनकूला जायदाद ख़रीदता है तो उसको कौन सी प्रिकॉशंस जो हैं, कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए ताकि उसके साथ फ्रॉड ना हो। नाज़रीन, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ये मसाइल हैं कि कोई भी शख्स जो है, चूँकि लोग कानून से नाबल्द हैं, कानून से बहरावर नहीं हैं, तो इसलिए उन्हें बहुत सारी पेचीदगियों का पता नहीं है। कानून का एक मकूला है कैविएट एम्प्टर, मुश्तरी होशियार बाश। मुश्तरी से मुराद है ख़रीदार। ख़रीदार जो है उसको होशियार बाश रहना चाहिए, उसको होशियार रहना चाहिए। जब वो कोई भी चीज़ ख़रीदता है तो उसकी तमाम कुजियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ जो हैं वो उसको ख़ुद देखनी पड़ेंगी। बावजूद इसके कि हदीस पाक है कि जब भी आप कोई चीज़ फ़रोख्त करो तो उसके नकाइस, उसकी जो कमियां हैं वो ख़रीदार को बताओ। ये तो है बाया की हद तक, सेलर की हद तक, फ़रोख्त करने वाले की हद तक। लेकिन जो ख़रीद रहा है उसकी भी कुछ ड्यूटीज़ हैं, उसकी भी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं कि वो जब कुछ चीज़ ख़रीद रहा है तो उसकी भी ड्यूटी है कि वो उसको देखे, अच्छे तरीके से ठोक बचा के ले, ताकि उसको पता चले, पहले से मालूम हो कि इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम या कमी नहीं है। तो नाज़रीन, हमारे दोस्तों का आज का क्वेश्चन ये था कि अगर कोई शख्स कोई भी प्लॉट ख़रीदता है, कोई भी जायदाद ख़रीदता है, तो हमारे पाकिस्तानी लॉ के मुताबिक उसको क्या क्या करना चाहिए। तो नाज़रीन, एक आम शहरी के तौर पे अगर मैं कोई जायदाद ख़रीदने के लिए सोच रहा हूँ तो सबसे पहले मैं कोई जायदाद देखूँगा तो मुझे चाहिए कि मैं फ़िज़िकली देखूँ कि जो शख्स मुझे जायदाद फ़रोख्त कर रहा है क्या उसका अपना टाइटल है, क्या उसकी मलकियत उसके नाम पे है। उसके लिए मुझे महकमा माल के कागजात को मुलाहिज़ा करना इंतहाई ज़रूरी है, ताकि मैं देखूं कि जमाबंदी में उसका नाम है या नहीं है, क्या वो कानूनी तौर पे उस जायदाद का मालिक है कि नहीं है। नाज़रीन, ये चीज़ क्लियर करने के बाद मुझे देखना ये है कि क्या उस जायदाद का कब्ज़ा जो है वो उस शख्स के पास है या उसका कब्ज़ा मुतनाज़ा है। फिर ये देखना है कि क्या ये जायदाद जो है वो मुश्तरका खाते से तो नहीं है, क्या उसके ज़्यादा मालकान तो नहीं है। अगर ज़्यादा मालकान उसमें हैं तो फिर मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या किसी और मालिक का कोई राइट इन्फ्रिंज तो नहीं हो रहा, कि ऐसा ना हो कि मैं कोई जायदाद ख़रीद लूँ और कोई दूसरा मालिक जो उसमें शेयर होल्डर है, कोई हिस्सेदार है, वो उठकर मेरे ख़िलाफ़ को केस कर दे, या वो कम से कम और कोई नहीं तो शुफ़ा का उसका बुनियादी हक़ है वो यूज़ कर सकता है। तो इससे बचने के लिए मुझे उन तमाम शेयर होल्डर्स को भी ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और उनके इल्म में लाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या उस जायदाद को जो मैं ख़रीदने जा रहा हूँ, क्या ये जायदाद जो है वो ख़रीदार ख़रीदना तो नहीं चाहते। अगर उनकी तरफ से वो आपको हो कि वो नहीं ख़रीदना चाहते तो दैन वो आप जायदाद ख़रीदें। पोजेशन आ गया, उसमें मलकियत आ गया। उसके बाद नाज़रीन, जब आप रजिस्ट्री करवाने के लिए कचहरी आते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो भी आपको मद्देनज़र रखनी होगी। सबसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि आप पटवारी के पास जाएँ, या अगर आज के दौर में कंप्यूटर क्यासक का ऑफिस है वहाँ पर जाके आप उस रिकॉर्ड को, उस खाते को चेक करें कि क्या ये प्रॉपर्टी जो है उस शख्स के नाम पे है, क्या इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई केस तो नहीं है, क्या इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी ने कुछ स्टे तो नहीं लिया हुआ। उसके बाद वहाँ से आप फ़र्द मलकियत लेंगे। फ़र्द मलकियत लेने के बाद जब आप उसकी रजिस्ट्री को तहरीर करवाते हैं, उस वसीके को तहरीर करवाते हैं, तो दैन फिर आप कंप्यूटर क्यासक से या हल्का पटवारी से आप पहले ये वेरीफाई करेंगे कि उसके ऊपर कुछ स्टे तो नहीं है। उसके बाद आप वेरीफाई करेंगे कि क्या वो जो रजिस्ट्रेशन ब्रांच है जहाँ पे इसकी रजिस्ट्री पास होनी है, क्या वहाँ पे भी कोई स्टे ऑर्डर दर्ज तो नहीं है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर आप उस प्रॉपर्टी को ख़रीदें, उसकी रजिस्ट्री करवाएं, उस जायदाद को अपने नाम मुंतकिल करवाएं, उसका इंतकाल करवाएं और उसके साथ साथ उसका पोजेसन जो है वो फ़िज़िकली अपने हैंड ओवर करें। ये तमाम चीज़ें आपको कुछ चीज़ ख़रीदने से, प्लॉट, मकान, दुकान ख़रीदने से पहले आपको ये देखनी पड़ेगी। अगर उसके ऊपर मकान बना हुआ है तो नाज़रीन, सबसे पहले रजिस्ट्री करवाने से पहले, उसको ख़रीदने से पहले उसके यूटिलिटी बिल्स, कि उसके ऊपर जो बिजली का मीटर लगा है, सुई गैस का मीटर लगा है, पानी का कनेक्शन लगा है या फिर टेलीफोन का कनेक्शन लगा हुआ है, जितने भी यूटिलिटी कनेक्शंस हैं उनकी तफसील आप लाजमी मालूम करें। ये देखें कि क्या वो जो कनेक्शन लगे हुए हैं उनके ऊपर कोई वाजिबात महकमों के तो नहीं है।
कल को ऐसा ना हो कि जायदाद ख़रीदने के बाद फ़रोख्त करने वाला बाया जो है वो बेचकर चला जाए और जायदाद जो है वो कनेक्टेड होगी, वो ज़िम्मेदार होती है उन यूटिलिटी बिल्स के लिए, तो कल को आपके लिए वो मसाइल जो हैं वो ना हो। तो नाज़रीन, यूटिलिटी बिल्स को आपने देखना है। फिर ये चीज़ देखनी है कि क्या पहले मालिक ने उस जायदाद को कहीं रहन तो नहीं रखा हुआ, क्या कहीं पे उसको रहन रख के उसने कोई कर्ज़ा तो नहीं लिया हुआ। ये सारी चीज़ें आपने पहले देखनी है। देखने के बाद आपने फिर उसको ख़रीदना है, उसकी रजिस्ट्री करवानी है, उसका इंतकाल करवाना है और उसको अपने नाम मुंतकिल करवाना है और उसके बाद उसका पोजेसन जो है वो आपने साथ ही हासिल करना है। नाज़रीन, ये तो था एक गैर मनकूला जायदाद। और फिर उसके अलावा नाज़रीन, अगर आप ज़री ज़मीन ख़रीद रहे हैं, किसी गांव के अंदर है, ज़री ज़मीन है, तो उसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं कि क्या जिस जायदाद को आप ख़रीद रहे हैं उसका रास्ता आमदोरफ्त, क्या उसका वट बनना, वो उसका खाला पानी का जो पानी लगाने का वो खाल है सरकारी, क्या उसका कोई सिलसिला है, क्या उसके अंदर कोई तनाज़ा तो नहीं है, क्या वो मुतनाज़ा तो नहीं है, क्या वो महकमा माल या महकमा इनहार के जो नक्शे हैं या उनके एक्स शजरे हैं उनके मुताबिक है, क्या उसके अंदर किसी के साथ कोई तनाज़ा तो नहीं चल रहा। ये सारी चीज़ें आपने उसको ख़रीद करने से पहले देखनी है। इसी तरह नाज़रीन, अगर आप, ये तो थी गैर मनकूला जायदाद। अब मनकूला जायदाद जो है उसकी हद तक हमने देखना है कि मनकूला जायदाद से मुराद है गैर मनकूला और मनकूला में जो फ़र्क है, इसको हम अंग्रेज़ी में इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी वो है जो ज़मीन या ज़मीन के साथ परमानेंट जुड़ी हुई चीज़ें ना हों, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मुंतकिल हो सकती हों, ऐसी चीज़ों को हम मनकूला जायदाद कहेंगे। और ऐसी चीज़ जो ज़मीन है या ज़मीन के साथ जुड़ी हुई है, परमानेंटली फेस्टेड है, या उस जुड़ी हुई चीज़ के साथ कोई और चीज़ जुड़ी हुई है, वो भी जो परमानेंटली जुड़ी हुई है वो गैर मनकूला होगी। उसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर कोई पंखा लगा है, कोई ऐसी चीज़ फ़िक्स है, तो वो भी गैर मनकूला होगी। वो मनकूला कब होगी? जब वो वहाँ से उखाड़ कर ज़मीन से अलहदा कर दी जाएगी या ज़मीन के साथ जुड़ी हुई चीज़ से अलहदा कर ली जाएगी, तो वो मनकूला हो जाएगी। तो नाज़रीन, जब मनकूला जायदाद आपने ख़रीदनी है तो यही सारी की सारी चीज़ें जो मैंने अर्ज़ की हैं इनको दोबारा दोहरा देता हूँ कि यही चीज़ें आपने फिर मद्देनज़र रखनी है। जहाँ तक बाया का वो फ़रोख्त करने वाले का इख्तियार है, उस इख्तियार की हद तक है या उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपको उसके नकाइस बताए। वहाँ कैविएट एम्प्टर का वो मकूला फिर आप पे लागू होगा। यहाँ ये बताता चलूँ कि गैर मनकूला जायदाद को फ़रोख्त करने की बाबत जो असूल व ज़वाबित हैं, वो दो कवानीन हैं हमारे पाकिस्तान में। एक है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरा है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ये दोनों कवानीन को अगर मिला के पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि इसके लिए रेलेवेंट लॉ क्या है। और साथ रजिस्ट्रेशन एक्ट है जिसके तहत वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनता है, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है जिसके तहत आपको दादरसियाँ मिलती हैं। ये 3-4 कवानीन हैं, इनको आप मिला के पढ़ेंगे तो आपको खातर खा जो रहनुमाई है वो मिल जाएगी कि एक शख्स जब जायदाद गैर मनकूला ख़रीद करता है तो उसके लिए उसको कौन कौन से कवानीन जो हैं उनसे आगाह होना या कम से कम उनके बारे में इल्म होना जो है वो ज़रूरी है। उसके लिए मैंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको, उसके अलावा बताया TPA ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फिर बताया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो नाज़रीन, इसी तरह मनकूला जायदाद की जब बात करेंगे तो उसके लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट है हमारे पाकिस्तान में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, उसको आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ मिला लें, उसको साथ मिला लें, और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है इनके साथ मिला के पढ़ेंगे तो आपको रहनुमाई मिलेगी कि एक मनकूला जायदाद को किस तरह से हमने फ़रोख्त करना है और किस तरह से हमने ख़रीद करना है। तो नाज़रीन, उसके लिए भी वही मेजर्स हैं, वही प्रिकॉशंस हैं, वही एहतियाती तदाबीर हैं कैविएट एम्प्टर की, कि जहाँ तक उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपको नकाइस बताए, उसकी ज़िम्मेदारी है कि इसके अंदर कुजियाँ कोताहियाँ वो बताए कि इसके अंदर ये मसाइल हैं, ये नकाइस हैं। इसी तरह आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आप भी मुश्तरी होशियार बाश, मुश्तरी कहते हैं ख़रीदार को, तो ख़रीदार भी होशियार बाश रहे, वो भी होशियार रहे कि मैं जो चीज़ ख़रीद रहा हूँ इसके अंदर कोई नकाइस तो नहीं है, क्या ये चीज़ ख़रीद रहा हूँ इसके अंदर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, जो चीज़ मैं ख़रीद रहा हूँ क्या इसके अंदर कोई फ्रॉड का एलिमेंट तो नहीं है, क्या अनड्यू इन्फ्लुएंस का कोई एलिमेंट तो नहीं है। ऐसी तमाम चीज़ों को उसने ख़ुद देखना है। फिर मनकूला जायदाद के अंदर वही बात है कि वो क्या उस शख्स की मलकियत हैं, या क्या जो शख्स बेच रहा है क्या वो ऑथोराइज्ड एजेंट है। ये बात गैर मनकूला जायदाद के लिए भी इसी तरह ही है कि अगर कोई पावर ऑफ अटर्नी के तहत, मुख्तार आम के तहत कोई प्रॉपर्टी आपको सेल आउट कर रहा है या आपको ट्रांसफ़र कर रहा है, तो क्या वो शख्स
उसका जो पावर ऑफ अटर्नी है या मुख्तारनामा है, क्या वो रजिस्टर्ड है, क्या वो जनवन है, कहीं वो इन जनवन तो नहीं है। इसी तरह जो एजेंट होगा मनकूला जायदाद की सूरत में, जैसे एक दुकानदार है, उसका सेलमैन है, वो उसका एजेंट है, तो देखना ये पड़ेगा कि वो जो उसका एजेंट है क्या वो कॉम्पिटेंट है उस प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करने का जो आपको फ़रोख्त कर रहा है। यानी वही बात कि जो बेच रहा है उसका टाइटल, उसका पोजेशन, उसका इस्तेहकाक, उसकी मलकियत, उसको ऑनरशिप कहते हैं, वो देखनी पड़ेगी कि वो किसी कमी का शिकार तो नहीं है, कहीं वो नामुकम्मल तो नहीं है, क्या वो मुकम्मल ऑनरशिप रखता है, क्या वो एब्सोल्यूट पोजेशन रखता है, क्या इसके अंदर कोई कमी और कोताही तो नहीं है। अगर ऐसी सूरत हाल नहीं है तो देन आप ख़रीद लें। और तमाम प्रिकॉशंस जो मैंने गैर मनकूला जायदाद के लिए बताई वही मनकूला जायदाद के लिए हैं। अब उन तमाम प्रिकॉशंस को, एहतियाती तदाबीर को आप मद्देनज़र रखेंगे और रखने के बाद अगर जायदाद ख़रीदेंगे तो फिर आपके साथ ना तो कोई फ्रॉड होगा, ना ही कोई चीटिंग होगी और आप एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक था कि कोई शख्स जायदाद अगर ख़रीदता है तो उसे कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और कौन से कवानीन इससे रिलेटेड होंगे। तो हमने इसके ऊपर हल्के फुल्के अंदाज में आज गुफ्तगू की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसके कमेंट सेक्शन में जाके इसकी अंदर अगर कोई कमी है या इसके अंदर आप कोई ऐड करवाना चाहते हैं कोई बात, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना तबसरा ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इस चैनल को अपने दोस्तों को भी कहिएगा कि सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ आपका होस्ट जो है वो इजाज़त चाहने से पहले मैं अगला टॉपिक आपको बताता चलूं कि जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसके लिए हमारे किसी दोस्त ने ये कहा था कि अगर टॉपिक ये है, क्वेश्चन ये था कि अगर मैं बतौर एक आम शहरी किसी ऑफिस में काम के लिए, अपने किसी काम के लिए जाता हूं और सरकारी मुलाजिम मुझसे रिश्वत मांगता है तो मुझे क्या करना चाहिए। नाज़रीन, ये छोटे छोटे मसाइल हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे माशरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि इनके ऊपर डिस्कशन भी की जाए, कानून के मुताबिक डिस्कशन की जाए, आवाम को आगाही अवेयरनेस दी जाए। तो इसलिए मैंने ये सिलसिला शुरू किया है कि मैं अपने मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन के लिए इस तरह की वीडियोज़ लाता रहूँ। इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपका होस्ट सैयद इफ्तिखार अली तैयब एडवोकेट इंशाअल्लाह अनकरीब नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। उस वक्त के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।